मेरे कंसेप्शन में एक पर्सनल वर्ल्ड होता है और एक सोशल वर्ल्ड होता है। और मेरे एज ग्रुप में, एंड आई थिंक ऑफ माई एज ग्रुप एज +21 to 30, 21 and 30 के बीच में एक पर्टिकुलर एज होती है जहां पे आदमी के ना इस सोशल वर्ल्ड को दो सब पार्ट्स में मेजरली लेबल करते हैं, रिलेशनशिप्स एंड करियर। हाउ डू आई बैलेंस relationships, and when people say relationships in this context they mean romantic relationships and career? नहीं, दो होने ही नहीं चाहिए। दो हैं तो दो के बीच में पिस जाओगे, दो ही पार्टन के बीच में साबुत बचाना कोई। रिलेशनशिप और करियर दो विरोधाभासी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें क्यों होनी चाहिए, या इन दोनों के बीच में आपको एक डिवीजन भी क्यों बनाना है कि पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, ये आपको क्यों करना है? तो फिर एक जोड़ी कैसे जाए? कॉमन सेंटर होना चाहिए ना। वो कॉमन सेंटर या तो ये हो सकता है कि मुझे एक प्लेजर मिलता है पैसे से, तो मैं उस हिसाब से जॉब सेलेक्ट करूंगा या काम सेलेक्ट करूंगा, और दूसरा मुझे प्लेजर मिलता है एक खूबसूरत बॉडी से, तो मैं उस हिसाब से अपनी रिलेशनशिप बनाऊंगा। अब ये दोनों चीज़ें आपस में कॉम्पीट करेंगी, ये दोनों चीज़ें कॉम्पीट करेंगी, क्योंकि आपने जिस सेंटर से इन दोनों को चुना है ना, वो सेंटर ही गलत है। दूसरी बात ये हो सकती है कि मुझे बेहतर बंदा बनना है, मुझे ज़िंदगी में कोई सही काम करना है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि इज्जत से जी सकूं अपनी नज़र में, और मैं इस हिसाब से इस चीज़ को ध्यान में रख के काम भी चुनूंगा और रिलेशनशिप भी चुनूंगा। ये दोनों ही बातें रिलेशनशिप की हो गई कि काम से भी मेरी एक रिलेशनशिप है, और दूसरा जो इंसान है मोस्ट प्रॉब्ली अपोजिट जेंडर का, उससे भी मेरी एक रिलेशनशिप है। और दोनों ही रिलेशनशिप्स इसलिए हैं ताकि मेरी जिंदगी ऊंचाई की ओर बढ़ सके। अब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों हैं ही एक सीध में। जैसे कि एयरक्राफ्ट के दो इंजन्स, वो दोनों आपस में नहीं लड़ते ना, टग ऑफ वॉर में नहीं होता ना, होता है। एयरक्राफ्ट के दो इंजन्स हो गए अब ये, और दोनों एयरक्राफ्ट को एक ही दिशा में पावर कर रहे हैं। आपकी एक इंसान से भी रिलेशनशिप और आपके काम से भी रिलेशनशिप। ऐसे हमको समझ में नहीं आता, हम बिल्कुल दूसरे तरीके से करते हैं। फिर वहाँ पे हमको टाइम बांटना पड़ता है, फिर वहाँ वो सब शुरू होता है कि तुम काम को ज़्यादा टाइम क्यों देते हो, तुम वीकेंड पे मुझे टाइम दिया करो। क्योंकि अब काम का पर्पज़ अलग है और ये जो इधर वाली रिलेशनशिप थी उसका पर्पज़ अलग है। काम आपने इसलिए पकड़ रखा है कि उससे आपको पैसा मिल जाए, यहाँ पे आपने इसलिए पकड़ रखा है कि आपको फिजिकल प्लेजर मिल जाए, और दोनों आपने इसलिए पकड़ रखे हैं क्योंकि आपकी ईगो ये दोनों अलग अलग चीज़ें चाहती है। और ईगो ये दोनों अलग अलग चीज़ें ही नहीं चाहती है प्रखर, ईगो 50 अलग अलग तरह की चीज़ें चाहती हैं। बताओ क्यों? क्योंकि वो चीज़ नहीं चाह रही जो उसे चाहनी चाहिए। वो है वही चीज़ जिस दिशा में एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन आगे बढ़ाते हैं। समझो बात को। मुझे अगर नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे 100 चीज़ें चाहिए, ये समझ में आ रही बात? मैं अगर नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे 100 चीज़ें चाहिए, और ये 100 की 100 चीज़ें मेरा टाइम, स्पेस, जिंदगी, एनर्जी सब मांगेंगी। ठीक है ना? मेरा बॉस मेरी जिंदगी मांग रहा है, वो कह रहा है ओवर टाइम कर, और घर पे मेरी बीवी है या कहीं पे मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी फैमिली है या मेरे दोस्त हैं या मेरी हॉबीज़ हैं, वो भी क्या मांग रही हैं? मेरा टाइम, मेरी एनर्जी मांग रहे हैं। और ये सब आपस में क्या कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में है। मैं खत्म हो जाऊंगा क्योंकि मैंने 50 चीज़ें पकड़ रखी हैं, और 50 के बाद मुझे 51वीं चीज़ की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये 50 ही इनसफिशियंट हैं, क्योंकि वो चीज़ तो इनमें है ही नहीं ना जो मुझे चाहनी चाहिए। तो पहले सही चीज़ चाहो, और उस सही चीज़ के रास्ते में तुमको सही करियर मदद करे, ऐसा करियर चुनो, और उस सही चीज के रास्ते में सही इंसान मदद करे, ऐसा इंसान चुनो। समझ आ रही बात? बिल्कुल आ रही है। अब ये दोनों आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे। और तो आचार्य जी, जो ऑटोमेटिक मेरा सवाल आता है ना इस बात पे, बिकॉज मैंने जब ये सुना मेरे को रियलाइज हुआ, अरे हाँ, कुछ जिंदगी तो मैं ऐसे ही जीता हूं
आज तक कुछ अपने डिसीजंस तो मैंने इसी एक सीध में लेने की कोशिश में किए हैं, और मेरे पास एक पर्सनल लेवल पे वो है भी सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ किस डायरेक्शन में मैं ओरिएंटेड हूं। पक्का वो भी नहीं है, 100% क्लैरिटी उस पर भी नहीं है, बट ये क्या सीध है, क्या इसके कोई एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या फीजिबल सिंगुलर गोल्स ऐसे हो सकते हैं जिसके रास्ते में मेरे को रोमांटिक रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप और करियर। मैं बहुत बहुत साफ एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें मॉडलिंग की होती नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने एक मॉडल रख दूं, पर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एक फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, अब वो जाकर के किसी डरे हुए इंसान से तो प्यार नहीं कर लेगा ना। मान लो 1930 में है, ठीक है, एक क्रांतिकारी है। अब वो क्रांतिकारी किसी ऐसे को तो अपनी जिंदगी में नहीं ले आ पाएगा ना जो अंग्रेजों का गुर्गा है, वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाएगा, रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो रिलेशनशिप ऐसे बननी चाहिए कि आपके पास जीने के लिए एक बहुत ऊंचा मकसद है और उस मकसद के हिसाब से आपकी जिंदगी में अब एक बंदा या बंदी प्रवेश करते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट है, और वो वैसा साइंटिस्ट नहीं है कि करियर साइंटिस्ट है, वो दिल से साइंटिस्ट है, ठीक है। अब वो किसी ऐसे से तो प्यार नहीं करने लग जाएगा ना जो कि सुपरस्टिशन को प्रमोट करता है या जिसकी पूरी आइडियोलॉजी ही इरेशनल है या बेवकूफ़ी भरी है। वो चूंकि उसे अपने काम से लगाव है, इसीलिए उसकी जिंदगी में भी ऐसे लोग आएंगे जो उस काम से अलाइंड है। मैं बहुत ट्रांजैक्शनल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम से मतलब यहाँ बिजनेस से नहीं कर रहा हूँ, मेरा यहाँ काम से मतलब है हायर ऑर्डर वर्क से। तो तुम अपनी जिंदगी में जब एक ऊंचा उद्देश्य चुन लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी में लोग भी फिर उसी हिसाब से आते हैं। बिल्कुल। अब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन अभी हमने फ्रीडम फाइटर का एग्जाम्पल लिया, वहाँ ऐसी जोड़ियाँ निश्चित रूप से थीं जहाँ पर जो पुरुष है और जो महिला है वो दोनों ही इसी कॉमन सेंटर पर यूनाइटेड हैं कि दोनों क्रांतिकारी हैं, कि मैं तुझे पसंद ही इसलिए करता हूँ क्योंकि तू क्रांतिकारी है और तू मुझे पसंद ही इसीलिए करती है क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूँ। अब ये बंदा अब अगर किसी मिशन पे निकल गया है और 2 महीने वापस नहीं आया तो क्या बंदी शिकायत करेगी? बंदी को तो और गर्व होगा ना, कॉमन मिशन है। वो तो कहेगी कि तुम वही कर रहे हो जो मैं खुद करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम और ज्यादा करो, मुझसे दूर रहो, जो काम कर रहे हो करो क्योंकि वो काम मुझे बहुत प्यारा है। काम मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यारा है, बंदा मुझे बाद में प्यारा है, काम मुझे पहले प्यारा है। काम बीइंग दैट हायर ऑर्डर, काम बीइंग दैट हायर थिंग, बंदी मुझे बाद में प्यारी है, काम मुझे पहले प्यारा है। अब जो ये संबंध बनता है मेल फीमेल का या मेल मेल का या फीमेल फीमेल का, दोस्ती हो सकती है, कोई भी संबंध हो सकता है, बाप बेटे का भी हो सकता है। वो फिर संबंध ऐसा नहीं होता कि उसमें खींचातानी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ना फिर उसमें कोई ये पूछता है कि हाउ डू आई बैलेंस आउट माई प्रोफेशनल लाइफ विद माई पर्सनल लाइफ। इफ यू हैव टू बैलेंस आउट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ देन बोथ दीज लाइव्स आर अ बिट ऑफ अ हेल एंड तुम दोनों ही लाइफ को क्विट करो यार। ये कैसी तुमने लाइव्स पकड़ रखी हैं? ये हायर ऑर्डर वाला सवाल तो आदमी करता नहीं है। स्कूल इतना सॉलिड हार्ड कंडीशन है क्योंकि आपको कोई स्पेस ही नहीं देता कि सोचो तुम एग्जाम के ऊपर। उसके बाद स्कूल से कॉलेज के ट्रांजिशन में भी जल्दी जल्दी आईआईटी घुस जाना है अंदर है, फिर वहीं से जॉब एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आदमी कभी वो वाली सोच तो लाता नहीं। बट जो एक सॉफ्ट कंडीशनिंग साइड से चल रही है ना थिएटर स्क्रीन पे बॉलीवुड की, उसका एक अलग ही एक इफेक्ट आता है। और वो इफेक्ट ऐसा होता है कि आदमी ना प्यार और रिलेशनशिप को इस उम्र में पर्टिकुलरली 20, 22, 18, 19, 24, 23 इसी को अपना मीनिंग, इसी को अपना वो हायर ऑर्डर कुछ ऐसा मान लेता है कि झूल ही जाता है रिलेशनशिप में आते ही। और मैंने ये अपने दोस्तों के साथ, खैर अपने साथ भी जवानी में मैंने देखा है और बचपन में, बट आदमी फिर ऐसा बिल्कुल ना यहां का ना वहां का, वो सिर्फ उसी का हो जाता है रिलेशनशिप में। और वो एक इनहेरेंटली डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है स्टार्ट करने के लिए, जहां तुम्हारा सर पैर नॉर्थ साउथ डिपेंडेंट है किसी और की खुशी पे, राइट? वो तो एक स्टेबल मैकेनिज्म मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कैसे हो सकता है आदमी के। नहीं, वो डिस्ट्रेस कहाँ से आती है भी तो समझो। तुम कह रहे हो तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो, अब वाकई अगर तुम्हें मैथ्स फिजिक्स बहुत पसंद है और कोई लड़की उससे तुम्हारी दोस्ती हो गई
उसको भी मैथ्स फिजिक्स बहुत पसंद है, दिलो जान से पसंद है, तो डिस्ट्रेस कहाँ है? डिस्ट्रेस तो इसलिए है ना क्योंकि जिस लड़की पे तुम्हारा दिल आ गया है उसको मैथ्स फिजिक्स नहीं पसंद है, उसको सजना सवरना ही पसंद है। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम मैथ्स फिजिक्स पे ध्यान दो या उसके सजने सवरने पे ध्यान दो, तो अब यहाँ पे डिस्ट्रेस आएगा। या अगर तुम लड़की हो, तुम भी तैयारी कर रही हो मैथ्स फिजिक्स की, और जो लड़का मिला है उसको मैथ्स फिजिक्स से कोई मतलब नहीं, उसे तुम्हारी बॉडी से मतलब है। तो तुम फिर फोकस्ड अपनी बॉडी पे हो। तुम पढ़ना चाहती हो, वहां रेसनिक हेलिडे, तुम इरोडोव के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहती हो, और वो बंदा तुमको बार बार मैसेज कर रहा है कि मुझे अपनी न्यूड पिक्स भेजो, तो अब डिस्ट्रेस आएगा। तो ये मतलब आपने प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं करी उस इंसान की जो आपकी लाइफ के गोल से अलाइन हो। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी का सेंटर नहीं हो सकता। सबसे पहले एक वर्दी पर्पस आता है, इंसान उसके बाद आता है। इंसान का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि वो उस वर्दी पर्पस पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। इंसान का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये नहीं है कि उसकी खुशबू कितनी आ रही है, उसके डोले कितने बड़े हैं, उसकी छाती कितनी चौड़ी है, ये नहीं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता। इंसान का क्वालिफाइंग, मुझे किसी को अपनी जिंदगी में एंट्री देनी है नहीं देनी है, उसका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। वो ये होता है कि मैं जिस पर्पस के लिए स्टैंड करता हूं, ये बंदा मुझे उस पर्पस के रास्ते में मदद करेगा या भटका देगा, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। आचार्य जी, मैं स्केप्टिकल इस बात पे भी हूं कि किसी टाइप का काम, और मैं हायर ऑर्डर काम नहीं, हमारे पास टर्मिनोलॉजिकल एक इशू है, बट मैं बिजनेस, ट्रांजैक्शनल, डे टू डे किसी भी टाइप का काम भी मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है अपने जिंदगी के सेंटर पे रखने के लिए, या है? नहीं, बिल्कुल है। उस लॉन्ग टर्म काम को पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। उस पर्पस ऑफ लाइफ तक जाने के लिए हो सकता है तुम बिजनेस भी करो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, एक थोड़ी सी हेजी चीज है। जमीन पर रह के तो तुम्हें कॉन्क्रीट एक्शन करना है, उस कॉन्क्रीट एक्शन में बिजनेस भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, पॉलिटिक्स भी आती है, एकेडमिक्स भी आता है, सब आता है। बिल्कुल। तो वो सब चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब किस उद्देश्य के लिए है। ऑल दिस इज लीडिंग टू व्हाट। और अपनी जिंदगी में मुझे उन्हीं लोगों को लाना है जो इस तरफ जाने में सहायक साबित हो। जो सहायक साबित नहीं हो रहा है, रास्ते का रोड़ा बन रहा है, उसको मैं अपनी जिंदगी में काहे को लेके आऊंगा? अधिक से अधिक मैं उसकी मदद कर सकता हूं। आई एम नॉट हेटिंग दैट पर्सन, दैट पर्सन would at best be a patient to me। मैं पेशेंट की मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको अपनी जिंदगी में एज अ पार्टनर तो नहीं ला सकता ना। बिल्कुल। आचार्य जी, रेडिकल स्टेटमेंट है ये, बिकॉज आप एक सेंस में एटलीस्ट रिलेशनशिप वाली बात पे बात करते हैं, और फिर करियर पे आता हूं मैं। व्हाट यू आर ड्रॉइंग अ लाइन ऑन इज मोस्ट मैरिजेस इन इंडिया। व्हाट यू आर सेइंग इज दे आर मोस्टली अनथॉट, और वो बर्थ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि अब मैं देखता हूं मेरे आसपास, आई एम 25, आई कैन नॉट इवन कंसेप्चुअलाइज, मैं ये चीज रिकॉग्नाइज करता हूं, आई एम नॉट इन अ स्टेबल प्लेस माई सेल्फ फॉर सो मेनी रीजंस, बी दैट फाइनेंशियल, बी दैट। यार अभी वॉशरूम से अंदर आ रहा था, वहां पे अभी एक लड़की को लेके आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ी लिखी होगी, और उसके चारों ओर 50 औरतें, और वो उन्होंने उसको बिल्कुल बिल्कुल डॉल बना रखा है, और पता नहीं क्या क्या उसके पोत रखा है। एक ने भी मास्क नहीं पहन रखा था, ठीक है। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। एक पढ़ी लिखी, शायद वो पोस्ट ग्रेजुएट लड़की होगी, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसको इस तरीके से एक इतने अनकंफर्टेबल अटायर में, इतने अनकंफर्टेबल और अनसीमली अटायर में डाल दिया गया है, और जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है। जब शुरुआत ही ऐसे हो रही है तो फिर अब देख लो ना, आगाज अंजाम एक ही होने हैं। और ये रिचुअलिस्टिक रेपिटेशन जो है, आप, ऐसा नहीं है मेरे घर में नहीं हुआ, ये हुआ है मेरे घर, ये हर जगह होता है। तो एक तो फिर आप on one end about relationships, what you were saying is, if it is not conscious and intentful, and if you've not applied a qualifying criteria and a filter, if you've not thought it through with say 10, 15, 20 साल, whatever your eventual purpose is, उसके साथ अलाइन होता है कि नहीं, you are probably नहीं, इतना लंबा नहीं पता होता किसी को भी, 10-15 साल किसी को नहीं पता होता, लेकिन इतना तो पता होता है ना कि मुझे डर के नहीं जीना, इतना तो पता है। उस निडर जीवन के टेंजिबल मैनिफेस्टेड फॉर्म्स क्या होंगे, दे विल अनफोल्ड इन टाइम। हमें नहीं पता आज, 10-15 साल आगे का हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि आज का दिन हो, चाहे आज से 20 साल बाद की बात हो या 100 साल बाद की बात हो, साहब डरे डरे तो मैं नहीं जीना चाहता। तो अपनी जिंदगी में किसी ऐसे को ला रहे हो
जो तुमको डरा के रखेगा, जिसका तुम्हारा रिश्ता ही लालच का हो, ये बातें तो पता होनी चाहिए ना। उदाहरण के लिए अभी एक वैल्यू की बात है कि मुझे किसी ऐसे से रिश्ता नहीं रखना है जो कि अपनी कमजोरी का फायदा उठाता हो, कमजोरी दिखा दिखा करके सहानुभूति पाना चाहता हो, कुछ रियायतें पाना चाहता हो, कुछ बेनिफिट्स पाना चाहता हो। तो मैं अपनी जिंदगी में किसी ऐसे को क्यों लाऊं जो बार बार यही दिखाता हो कि देखो मैं इतना कमजोर हूं कि तुम्हारा सहारा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। और ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट होता है ना, तुम्हारा सहारा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। साहब, मैं खुद ऐसा बंदा हूं जो कमजोरी को मूल्य नहीं देता। अगर मैं कमजोरी को मूल्य नहीं देता तो मैं कमजोर को मूल्य कैसे दे सकता हूं? तो एक कमजोर आदमी अपनी जिंदगी में क्यों ले आए तुम? ये बात हम सोचते नहीं है। और तुम यंग लोगों से बात करते हो, ये बात उनको सुझवाओ। एक रिलेशनशिप कैसे निभाना है, स्पेशली जो इतना इंटीमेट एक रिलेशनशिप होता है, इतना एक प्राइवेट एक रिलेशनशिप होता है, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं देता। मेजॉरिटी लोगों को सीधा शादी में लो, अब संभालो, अब देखो, हैंडल करो ना, तुम्हारी चॉइस थी और कल से सारी टेंशन तुम्हारी है। बड़ा एसिमेट्रिक डील है। निभाने का मतलब क्या है? ऐसा तो होता नहीं आचार्य जी कि एक इतने इंटीमेट रिलेशनशिप में स्मॉल वेरिएशन वाली कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती। थोड़ी बहुत तो पेंडुलम यहां वहां दौड़ता है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर सकता जो भी मेरी टू बी वाइफ या गर्लफ्रेंड होंगी कि उनको इतनी अवेयरनेस है। सो फॉर इंस्टेंस क्या होता है, अगर आप एक इतने इंटीमेट इंटरेक्शन में इफ यू डू नॉट कीप बाउंड्रीज प्रॉपरली, इफ यू डू नॉट से कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या नॉन नेगोशिएबल है, इवेंचुअली उस रिलेशनशिप का फॉर्म टॉक्सिफाई हो जाता है। एक आदमी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करता चला जाता है, दूसरा वाला आदमी सॉरी सॉरी बोलता चला जाता है। ये चीज मैंने रियलाइज करी है ऐसे रिलेशनशिप्स में रह के। और अगर मैं वो एक्सपीरियंस नहीं लिया होता ना, तो whenever I do get married, I would not know when to tell the other person also, listen, don't let me cross this boundary. I'll come back to the original thing. निभाने का क्या मतलब है? कि to help this ship fare through the storm. Storms तो आएंगे ना? किधर को जा रही है शिप? क्यों जा रही है? किसी पर, आप मतलब डिपेंड करता है किसकी शिप है। मेरी शिप किसी पर्पस से जा रही है। जैसे तुम्हारी शिप है, हाँ। उस पे कोई बंदा बैठा हुआ है, उसे निभाने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा और ध्यान दो। अच्छा, मोस्टली इन द सेंस ऑफ जो चीजें, जैसे फॉर इंस्टेंस ये चीज मेरे को बहुत टाइम बाद रियलाइज हुई कि गिफ्ट्स फॉर इंस्टेंस लोगों को पसंद आते हैं। मेरे घर पे कभी कल्चर नहीं रहा, हम एक दूसरे को गिफ्ट्स नहीं देते। ये एक नर्चर करने का, एक गार्डन करने का, एक वाटर करने का तरीका है अपना रिलेशनशिप। नहीं, जो तुम उसे गिफ्ट दे रहे हो, हाँ, वो गिफ्ट उसकी कमजोरी को बढ़ा रहा है या उसको खुश कर दे रहा है उसकी कमजोरियों को अपीज करके, या वो गिफ्ट उसको एक बेहतर इंसान बना रहा है और उठा रहा है। हर बंदे के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है? एक उसके अतीत और आदतों का जोर जो उसको नीचे खींचता है, बंदा हो चाहे बंदी हो, उसकी अतीत और उसकी आदतों का जोर जो उसे नीचे खींचता है, इसको तुम डाउनवर्ड पुल बोल सकते हो, ठीक है? और एक होती है उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस की आवाज, कराह जो ऊपर जाना चाहती है, इसको अपवर्ड पुल बोल सकते हो, ठीक है? ऊर्ध्वगमन अध्यात्म में ऐसे बोलते हैं, उत्थान पतन, ऐसे जो भी बोल लो। हर बंदे के भीतर ये दो चीजें होती हैं। तो तुम्हें किससे निभाना है, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। मेरी वफा, मेरी लॉयल्टी, फिडिलिटी किससे है? तुम्हारे भीतर की उस चीज से जो तुम्हें नीचे खींचती है लेकिन तुम्हें बहुत प्यारी है वो, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा सुख, सहूलियत, सुविधाएं, कंफर्ट जुड़े हुए हैं। या मेरी वफा तुम्हारे उस हिस्से से है जो ऊपर जाना चाहता है लेकिन आमतौर पे ऊपर जा नहीं पाता क्योंकि उसको माहौल नहीं मिलता, साथी नहीं मिलता, प्रेरणा नहीं मिलती। मैं किससे वफा निभाऊं? कमिटमेंट मेरा किसके प्रति है? तेरे सच के प्रति कि तेरे झूठ के प्रति? तेरे भीतर दोनों हैं। हर बंदे के भीतर दोनों होते हैं, एक सच एक झूठ। मैं वफा किससे निभाऊं, ये जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर वफादारी के नाम पे हम दूसरे के झूठ से वफा निभाते जाते हैं और इससे ज्यादा
अन्याय हम किसी के साथ कर नहीं सकते कि हम उसके झूठ के साथ वफादारी निभाएं, उसके झूठ को प्रोत्साहन दे दें। और ये सब प्यार के नाम पे होता है कि वो इतना प्यारा है कि मुझे उसके झूठ को भी पालना पड़ता है। ठीक है ना? और झूठ माने यही नहीं होता कि 4 बजा है मैंने बोल दिया 5 बजा है। झूठ से मतलब समझ रहे हो ना, जो है नहीं पर जिसको तुम कहना चाहते हो, मानना चाहते हो कि है, वो झूठ है। तो बिल्कुल निभाओ, बेशक निभाओ, लेकिन सही से निभाओ ना यार। जो चीज सही है उससे निभाओ। तुम मेरे पास आओ कि आओ दोनों चल करके गटर में मुंह दे देते हैं, मैं यारी क्यों निभाऊं तुमसे? तुम मेरे पास आओ कि चलते हैं किसी ऊंची एक्सपीडिशन पर, मैं कहूंगा बिल्कुल जान का जोखिम है लेकिन तेरे साथ चलूंगा, यार है तू मेरा। अब निभाएंगे ना यारी, अब निभाएंगे वफादारी कि वहां पे जान भी जा रही होगी, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि काम ऊंचा है, तू ऊंचा नहीं है। तूने जो अभी अपने भीतर चयन किया ना ऊंचे वर्सेस नीचे में, वो चयन, वो चॉइस ऊंची थी। तू तो ऊंचा भी हो सकता है, नीचा भी हो सकता है, हर बंदे के भीतर दोनों है, ऊंचाई भी नीचाई भी। तो तुम्हारी ऊंचाई, तुम्हारा क्रेडिट, तुम्हारा श्रेय किसमें है? तुम्हारा श्रेय इसमें है कि तुम अपने भीतर की ऊंचाई को चुनो। और मेरा इसमें है कि मैं तुम्हारी मदद करूं ऊंचे ही ऊंचे जाने में। तुमने अगर गलत चुनाव कर रखा है, तुम कहते हो कि नहीं आई एम साइडिंग विथ द बेसल टेंडेंसीज ऑफ माइंड, वो सब कुछ जो घटिया है, गिरा हुआ है, मैं तो साहब उसी का आइडेंटिफाइड हूं, मुझे उसी का समर्थन करना है, तो साहब हम आपके साथ इसमें नहीं है। एंड दैट्स द बेस्ट फेवर आई कैन डू टू यू, आई विल डिसोसिएट, मैं हटूंगा क्योंकि इस वक्त तुम गलत चुनाव कर रहे हो और इस गलत चुनाव में मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता। हट करके मैं तुमको एक संदेश दे रहा हूं, एक मैसेज दे रहा हूं, बल्कि एक इंस्पिरेशन दे रहा हूं कि अपने चुनाव को बदलो। अगर तुम सही चुनाव नहीं करोगे, यू विल नॉट फाइंड मी नियर यू। आचार्य जी, एक दोस्ती में ये कर पाना ज्यादा आसान होता है एज अपोज टू एक रोमांटिक रिलेशन। रोमांटिक कुछ नहीं है, दोस्ती में फिजिकल प्लेजर नहीं होता यार। रोमांटिक में ये लगता है बंदी छूट जाएगी, सेक्स नहीं मिलेगा और कोई बात नहीं है, बस वही है और कुछ नहीं है। तो ये तो तुम बंदी के साथ अन्याय कर रहे हो ना, कि उसकी बॉडी को भोगने के लिए तुम उसको सच्चाई दिखाने को ही राजी नहीं हो। हाँ, और बंदों ने बंदियों के साथ हमेशा ये इनजस्टिस किया है फॉरएवर कि बंदी को कोई बंदा आईना दिखाना ही नहीं चाहता। वो कहता है कौन इसको सच्चाई बता के इसको परेशान करे, मैं इसको सच्चाई बता दूं ये चली जाएगी, मुझे सेक्स कैसे मिलेगा? तो मैं इसको झूठ बताऊंगा, मैं इसे बहला फुसला के रखूंगा, इसी बहाने मेरी सेक्स की सप्लाई अनइंटरप्टेड रहेगी। राइट, इतना बेजल है ये, बिल्कुल इतनी गिरी हुई बात है, इतनी ही गंदी बात। इससे भी ज्यादा गंदी बात यह है कि बंदियां इसमें बराबर की पार्टनर बनती हैं। उन्हें पता भी चलता है ना कि बंदा मेरी झूठी तारीफ कर रहा है सिर्फ सेक्स पाने के लिए, तो भी वो खुद मानना चाहती है कि ये तारीफ सच्ची है। अरे वो तेरे मुंह पे तुझसे झूठ बोल रहा है, उसका इरादा सिर्फ रात का है, तो क्यों उसकी बात मान रही है? एट दिस पॉइंट restraint is not your best friend. Maybe it is experimentation. Maybe it is figuring out and making mistakes. So by the time you're 28, 29, you're prepared. But that experimentation has to happen with an eye on the truth. Right, of course. Not an eye on consumption. No. See, there is a kind of experimentation that says, मेरे को ये भी ट्राई करना है, 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 मेरे को भांति भांति के ड्रिंक्स ट्राई करने हैं। काय के लिए? ज्यादा मजा किसमें आएगा? ये प्लेजर एक्सपेंशन, प्लेजर एक्सपेंशन, ये नहीं करना भाई। एक्सपेरिमेंटेशन हैज टू बी विथ अ नेगेटिव इंस्पिरेशन। नेगेटिव इंस्पिरेशन क्या? मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इसको भी ठुकराने के लिए, एलिमिनेशन के लिए, इसको भी निगेट करने के लिए, इसको भी निगेट करने के लिए। ये भी वो नहीं है, ये भी वो नहीं है, ये भी वो नहीं है। इसलिए नहीं कि इसको भी भोग लिया, इसको भी चूस लिया, इसको भी गटक लिया, ये नहीं है मेरा उद्देश्य। एक तरफ आपने मेजॉरिटी शादियां और रिलेशनशिप्स को एक लाइन में सीधा बोल दिया कि यू आर नॉट वेल थॉट। Likewise, you've done that with most career choices for most people ever as well. Everything, your marriage, your decision to marry is just a reflection and a continuation of the way you have been all your life. Right. It cannot be any different. Right. ठीक है, जैसे आपका सब कुछ ही अनथॉट, इनडिस्क्रीट है, वैसे ही आपने जिस बंदे या बंदी को पकड़ लिया है अपनी जिंदगी में, वो भी ऐसे ही है, रैंडम। उस चीज के प्रति किस तरीके से मूवमेंट करी जाए, किस तरीके से ओरिएंटेशन करी जाए कि ये चीजें मेरे लिए एक एम्प्लीफिकेशन बने, एक रिस्ट्रिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट ना बने। देखो, छोटी से छोटी चीज में तुमको ये याद रखना होगा कि इसका जो
परिणाम है वो बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए नहीं कि मैं अगर एक गलत बेवरेज पी रहा हूँ तो वो भीतर जा करके मेरे पेट को खराब कर देगी, इसलिए क्योंकि एक गलत चॉइस मुझे और ज्यादा कंडीशन करती है और ज्यादा गलत चॉइसेस करने के लिए। मैं झुन्नू लाल हूँ, मुझे ये नहीं पता मुझे चप्पल कौन सी सही पहननी है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे टूथब्रश कौन सा खरीदना है, मैं ये नहीं जानता मैं कौन सी किताब पढूं। जब शादी करने का टाइम आएगा तो मुझे आइन रैंड थोड़ी मिल जाएगी। राइट। ठीक है, झुन्नू लाल वेड्स आइन रैंड ये नहीं होने वाला। लेकिन झुन्नू लाल की ख्वाहिश यही रहती है कि मैं जिंदगी में कैसा भी हूं, मैं एक एक चीज गलत कर रहा हूं। ठीक है, सब कुछ गलत कर रहा हूं। उस पर जब मैं छोटी चीजें गलत करता हूं तो मैं हंसता हूं बहुत जोर से, हाँ, बल्कि मैं उसकी इंस्टाग्राम रील्स बना के डाल देता हूँ, देखो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, वो वायरल हो जाती है। लेकिन उसकी तमन्ना यही रहती है, बल्कि उम्मीद भी रहती है कि शादी के लिए तो मुझे पता नहीं कौन सी टॉप नॉच बंदी मिल जाएगी। अरे तुम अपनी जिंदगी देखो, तुम जैसे हो तुम्हें वैसी ही बंदी मिलेगी। इतना ही नहीं, तुम जिसको टॉप नॉच समझोगे वो टॉप नॉच होगी ही नहीं, ये तुम्हारी ट्रेजेडी होगी। क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि टॉप बोलते किसको हैं। तुमने बॉटम को टॉप का नाम दे रखा है, तुमने गिरे हुए को ऊंचा समझ रखा है। तो तुम जिस बंदी को ऊंचा समझोगे वो भी वास्तव में गिरी हुई होगी, लेकिन तुम उसे ऊंचा समझ रहे होगे। समझ में आ रही है बात? तो जिंदगी में इसीलिए हर छोटी छोटी चीज में थोड़ा होश रखना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। तो आचार्य जी, इतनी टेंशन आदमी कहाँ कैरी ये करे? टेंशन नहीं है, ये होश है, ये ईमानदारी है। ये टेंशन नहीं है। मतलब गलती करने का कोई स्कोप नहीं है क्या? तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं पगलाता रहूं, मैं बेहोश रहूं, मैं इधर उधर कुछ सोचता रहूं, मैं गाने सुनूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ सहज बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी बात को जवाब दे रहा हूँ। इसे होश बोलते हैं भाई। यही जिंदगी है। हमारा तुम्हारा अभी जो संबंध है यही तो जिंदगी है ना। अभी हमारा तुम्हारा संबंध है, अभी मेरा और इस चाय का संबंध है, अभी मेरा और इसका संबंध है, इस कैमरे का संबंध है, यही सब जिंदगी है। और इसमें आपको एक सहजता रखनी है, उसी सहजता का नाम होश है। दिक्कत यह है कि हम बेहोशी के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि होश हमको टेंशन जैसा लगता है। होश टेंशन नहीं है। बट सपोज मैं बड़ी होशपूर्ण जिंदगी जीता हूँ, कोई बेहोशी की जगह ये जैसे तुमने बोला ना, ऐसे जी नहीं पाओगे। होशपूर्ण जिंदगी ऐसे नहीं होता। होशपूर्ण का मतलब बस ये होता है कि यार तुम साधारण ही कहीं चले जा रहे हो, तुमको पसंद आएगा कि कोई आगे तुम पे कीचड़ डाल जाए? नहीं। बस यही होश है कि हम बात कर रहे हैं, उसमें मुझे पसंद नहीं आएगा कि इस बातचीत में मैं ऐसा कुछ कर दूं कि बातचीत पे कीचड़ आ जाए। ये होश है। ठीक है। मैं चाय पी रहा हूँ, हाँ, तुम दाल चावल खा रहे हो, तुम्हें पसंद आता है उसमें कंकड़ आ जाए? नहीं पसंद आता ना। ये होश है कि इतनी परसेप्टिबिलिटी, इतनी बस अवेयरनेस। इतनी तो सेंसिटिविटी रखो ना कि कुछ गलत हो रहा है। ये होश है। इतनी सी सेंसिटिविटी कि कुछ गलत हो रहा है और मुंह में कंकड़ आ गया है यार, तो उसको चबाते नहीं रहना, थूक देना है। बट एक शिफ्ट तो है ना गियर्स में, एक मिनिमम शिफ्ट तो है कि नहीं है वो भी? अब मुझे मालूम नहीं कि दाल चावल खाते हुए कंकड़ आ जाए तो उसमें शिफ्ट। क्या हमें बेहोशी को एज अ प्योर अवॉइडेंट तरीके से देखना चाहिए? जैसे मैं बेहोशी का एग्जांपल देता हूं, क्या मेरी इस इंटेंटफुल लाइफ में किसी ऐसे के बगल में बैठना चाहिए जिसके मुंह में जब कंकड़ आ जाता हो तो थूक देता हो। तो हमने जो इतनी रिहर्सल कर रखी है ना कंकड़ को भी चबाने की, हमें उसी वक्त ये स्ट्राइक करेगा कि ये बेवकूफी का काम है। अभी होता क्या है कि पूरी एक टेबल बैठी हुई है कंकड़ चबाने वालों की, कंकड़ चबाने, उनके बीच में हम बैठे हैं और वहां कंकड़ चबाने का तरह तरह से अभ्यास किया जा रहा है, बल्कि प्रतियोगिता ही चल रही है कौन कंकड़ कैसे चबाएगा। बचपन से यही देख रहे हैं। तो हमको ये बात अकर ही नहीं करती है, सूझती ही नहीं है कि कंकड़ थूका जाना चाहिए भाई। और जब तुमको ये बात सूझती है ना तो तुम्हें हंसी आती है, क्योंकि ये बात इतनी ऑब्वियस थी। बुद्ध धर्म को यही बोलते हैं कि जब उसको चमका था तो हंसने लग गया था। और उसका यही था कि ये तो इतनी सहज, इतनी ऑब्वियस बात है, ये मैं इतने दिनों से मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि कोई बात है ही नहीं, कोई दिव्य ज्ञान नहीं है। ये बहुत सीधी सी बात है कि मुंह में कंकड़ आए तो उसे थूक दो। बस यही है होश। ठीक है। तो आचार्य जी, इसी लाइन में ना मैं आजकल किस चीज के बारे में सोचने लगा हूं। इनफैक्ट मैं कोई रिसोर्सेज पढ़ रहा था जो आपने लिखे हैं, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। और वो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ध्यान दो कि जो तुम म्यूजिक भी सुन रहे हो उसमें कैजुअली क्या लिरिक्स विस्पर हो रहे हैं। और मैं ना बड़ा म्यूजिक का शौकीन, मैं बचपन से बहुत शौक रखा है, हर टाइप का म्यूजिक सुना है, एवरीथिंग। एंड मैंने वो कैजुअली पढ़ा, मैसेज पास हो गया, मैं आगे अपनी जिंदगी जी रहा था। एक मेरे को अचानक बड़ा रोमांटिक सैड सॉन्ग मिला बड़े दिनों बाद, मेरा टेस्ट नहीं है, मैं सुनने लगा।
अचानक मैंने रियलाइज करा कि मैं ख्यालों में खो चुका हूं, कि आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, राइट। और वो ऐसा भी नहीं म्यूजिक सुनते हुए, सुनने के बाद रात को सोने से पहले नए ख्याल आ रहे हैं, कोई पुराने हैं। एंड देन इट स्ट्रक मी, आई वाज लाइक दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस लेवल पे ये चीजें इफेक्ट करती हैं। योर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस यू मैसिवली, दैट यू मस्ट बी इंटेंटफुल ऑफ हाउ यू डेकोरेट योर एनवायरमेंट। Everything from the way your room is to the way you are dressed to what you listen to sort of influences your behavior, and you must pick and choose किस चीज को तुम कैसे खेलना चाहते हो। In view of that, संगति जो एक क्लिशे है हमारे उसमें, अपनी संगति अच्छी रखो, you are the average of the 5 people you surround yourself with. I think that message does not get passed on in emphatically enough. Direct consequences. उससे ज्यादा तो कुछ महत्वपूर्ण है ही नहीं, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। मेरे आसपास जो लोग हैं जिनके बारे में मैं परवाह करता हूं, जिनकी मैं फिक्र करता हूं, उनके कोई एस्पिरेशनल तो छोड़ो, कोई वेल थॉट आउट भी एजेंडाज नहीं है लाइफ के। अब मैं उनको डिस्कार्ड कर दूं या मैं नए लोग ढूंढूं, इसका कन्वर्स ये है कि मेरे कुछ एजेंडाज हैं लाइफ में, पर मेरे आसपास के लोग उन बातों में भी इंटरेस्टेड नहीं है। कहां ढूंढूं मैं ऐसे लोगों? देखो, कोई किसी के लिए भगवान नहीं बन सकता। तुम उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हो, अगर ये साफ दिख गया है कि वो जिस हालत में है उन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें मदद करने की जरूरत है, तो तुम उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन भगवान नहीं हो तुम। बिल्कुल। उनकी मदद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये तो उन पे निर्भर करता है। बिल्कुल। उन्हें ये निर्णय करना होगा कि हम बेहतर होना चाहते हैं। वो बेहतर होना चाहते हैं, तुम्हारे साथ आ जाएंगे। वो बेहतर नहीं होना चाहते तो तुम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो बस यही तरीका है, डिस्कार्ड नहीं करना है। अगर अभी तक एक गलत बात के आधार पर रिश्ता था, तुम जाके सही बात करो या कहो, जो भी। बिल्कुल। 10 में से 2-3 होंगे जो सुधरना चाहते हैं, जो और ज्यादा निखरना चाहते हैं, अपनी संभावना, अपने पोटेंशियल को साकार करना चाहते हैं, वो तुम्हारे साथ आ जाएंगे। ठीक है। बाकी या तो तुम्हारी सुनेंगे नहीं या तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, उनका तुम कुछ कर नहीं सकते। उनको 1-2 बार और समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक एडल्ट, वयस्क, जवान आदमी का तुम कान तो पकड़ के लाओगे नहीं कि तुझे सुधरना ही होगा। उसको उसके हाल पे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। इफ माई बॉस इज सो एंड सो देन व्हाट? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा बॉस मेरे को ऐसे ट्रीट करता है, मेरा बॉस मेरे को वैसे ट्रीट करता है। एक तो सर जरूरत की बात है, ठीक है, आदमी को जरूरत होती है पैसे कमाने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं समझता हूं इफ यू आर गोइंग टू डू अ जॉब, इफ यू आर गोइंग टू टेक अ लीडर, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ हु यू लेट इनसाइड योर माइंड। बट ये फोर्स, ये लाइन ऑफ रीजनिंग गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाय जरूरत वाला क्लॉज कि फिर मैं क्या करूं, मेरे को पैसे भी तो कमाने हैं, घर पे भी तो देने हैं। तो क्या ये हम इंडियंस की डेस्टिनी है कि हम इस तरीके से पिसें, या कोई एक वे आउट है? ये थोड़ा प्रैग्मेटिक सवाल है। सवाल तो सारे ही प्रैग्मेटिक ही होने चाहिए। जिंदगी जीनी है प्रैक्टिकली। राइट। देखो, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आपकी कोई बिल्कुल वाजिब ज़रूरत हो सकती है कि घर पे पैसे देने हैं। कई बार गैर वाजिब भी होती है कि आपको ज़बरदस्ती देने हैं घर में। ठीक है, फालतू के कंजम्पशन के लिए देने हैं घर में। कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर में 3 कमरे हैं साहब, हर कमरे में 2.5 टन का AC लगवाऊंगा, इसलिए घर में पैसे देने हैं। या घर में एक गाड़ी है, मैं दूसरी बड़ी गाड़ी लेकर के आऊँगा, इसलिए पैसे देने हैं। तो ये तो गैर वाजिब ज़रूरत है, पर वाजिब ज़रूरत भी हो सकती है, मैं डिनाई नहीं करता उसको। आप अभी जिस बॉस के साथ हैं, आपको पक्का भरोसा है कि वो बदतमीज़ है, तो खोजो ना, दूसरी जगह पे जाओ, खोजो। उसमें मेहनत लगती है। किसी दूसरे क्षेत्र में जाओ, वहाँ भी मेहनत लगती है। तो अगर तुम्हें पक्का भरोसा हो ही गया है कि तुम किसी तरीके के बंधन में हो, या तुम कहीं पर दलदल में फंसे हुए हो, रट में गिरे हुए हो, तो बाहर आओ। बाहर निकलने के लिए हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, मेहनत लगेगी। तो इन सब चीजों का तो एक ही जवाब है, देन स्ट्राइव। या तो आज डाउन पेमेंट ले लो मेहनत की, या सारी जिंदगी एक एक किश्त में चुकाते रहो दुख। यही ऑप्शन रह जाता है। या ये देख लो कि तुम जिस पैसे के लालच में उस बॉस की गुलामी कर रहे हो, तुम्हें वो पैसा कितना चाहिए। ये 2 चीजें हैं जिनको जरा सा बैलेंस आउट कर लो। एक तरफ है तुम्हारी पैसे की तथाकथित जरूरत,
जरूरत विद इन कोट्स, जरूरत। और दूसरी तरफ है वो सब अपमान या दुर्व्यवहार जो तुमको अपने बॉस से सहन करना पड़ता है। क्या वैल्यूएबल है? तुम देख लो कि क्या ज्यादा वैल्यूएबल है। ये बिल्कुल हो सकता है कि जिस चीज को तुम कह रहे हो कि मुझे पैसे की जरूरत है, उसमें काफी कमी की जा सकती हो। शायद तुम्हें उतने पैसे की जरूरत ना हो जितनी तुमने अपने लिए गढ़ रखी है या किस्सा बना रखा है। ठीक है, एक बार तुम्हारी जरूरतें कम हुई तो साथ ही तुम्हारी जो मजबूरी है बॉस को झेलने की, वो मजबूरी भी कम हो जाएगी। पर आप ये नहीं कर सकते कि मुझे इसी बंदे से इतना पैसा लेना है लेकिन उस बंदे को मेरे हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। यार वो क्यों करेगा तुम्हारे हिसाब से व्यवहार? और तुम कन्फ्लिक्टेड रहोगे, तुम ट्रबल बिल्कुल बिल्कुल। तुम या तो चुप होकर बैठ जाओ कि पैसा मिल रहा है ना, तो वो लात भी मारेगा तो झेलनी है, चुपचाप। ठीक है, डील है, अब उस डील को तुमने खुद ही साइन किया है तो स्वीकार करो कि ये मुझे पैसा देगा बदले में लात मारेगा, सीधी सीधी डील है। या दूसरी बात ये है कि तुम देख लो कि उतने पैसे की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात ये है कि अगर जरूरत है तो मेहनत करके फिर अपने लिए कोई और रास्ता निकालो। बिल्कुल बिल्कुल। जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन में 18-19 साल के बच्चे में देखता हूं ना, वो मैं 28-29 साल के आदमी में नहीं देखता। और वो पार्टली इसलिए होता है क्योंकि उस 18-19 साल के बच्चे के साथ ना उसकी बैंडविड्थ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाई नहीं हुई है। अभी वो कॉलेज में है, अभी वो चीजें फिगर आउट कर। मैं इतना सरप्राइज होता हूं कि political cultural words are thrown around with so much certainty from 17-year-olds. It is unbelievable, as if they've figured out what is right and wrong politically. और ये फिर चीज दूसरी है। हाँ। ये बताता हूँ क्या है। हाँ। ये नॉलेजलेस कॉन्फिडेंस है। राइट। और ये आपको पक्का पता चल गया है, फॉर एग्जाम्पल, दैट द राइट इज इविल। क्यों? क्योंकि आपने 2 ट्वीट पढ़ी है लाइफ में। आपने जिंदगी में 2 ट्वीट पढ़ी थी और उसके बाद आपको पता चल गया राइट इज इविल, और आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपने अपने आप को ही कन्विंस कर दिया द राइट इज इविल। अब रात में मॉन्स्टर आ रहा है राइट से और वो आपको सोने नहीं दे रहा। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में राइट नॉलेज के लिए या डीप नॉलेज के लिए ना कोई रिगार्ड्स है ना रिस्पेक्ट है। आप में सारी रिगार्ड और रिस्पेक्ट सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए है, सही होने के लिए। कॉन्फिडेंस। अच्छा भैया मेरे को पता है। हाँ। अब मेरे को पता है, ये आप किसको बताने गए थे? मैंने अभी 2 ट्वीट पढ़ी। पहले मैंने प्रखर को बोला मेरे को पता है। क्या पता है? राइट इज मॉन्स्ट्रस। फिर मैंने इसको बोला मेरे को पता है, मैंने इसको बोला मेरे को पता है। मैं कॉन्फिडेंट हूं भाई, कल्चर ही कॉन्फिडेंस का है ना। यू बेटर बी कॉन्फिडेंट। मैंने इसको बोला राइट इज इविल। ये 5 को बोलने के बाद छठा कौन था जिसको बोला मैंने? खुद को। मैं खुद ही कन्विंस हो गया हूं कि राइट इज इविल। और मैं कन्विंस होने के बाद अब मैं बहुत बुरी तरह डर रहा हूं, शिवर कर रहा हूं। और शिवर करके मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। वो कुछ नहीं जानता, ना राइट लेफ्ट सेंटर, कुछ नहीं पता। पर उसे 2 ट्वीट्स में कन्विंस कर दिया कि कुछ चल रहा है। ये जो चीज है ना इजिली कन्विंस्ड हो जाने की, दिस काइंड ऑफ फूलिश लस्ट फॉर कॉन्फिडेंस व्हिच इज बेटर कॉल्ड गलिबिलिटी, ये बहुत बड़ा रोग है आज के समय का। आज हर बंदा ऐसे चौड़ में चलना चाहता है, चौड़ में चलना चाहता हूँ, चौड़ में चलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं निब्बा कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो घूम रहा है, उसको सब पता है, उसे सब पता है। हाँ जी मुझे कोई बताया ना बाप है ना। ठीक है, समझ रहा ना? ये जो आज का बज़वर्ड रहता है बाप को मत सिखा। ठीक है भैया, कुछ नहीं सिखाएंगे, लेकिन अगर तुझे हम नहीं सिखाएंगे तो तू पता नहीं कहाँ से सीखेगा। और फिर जो जहां तू सीखता है वो चीज तुझे खा जाती है। फिर तुझे रात में नींद नहीं आती तो बिस्तर गीला करता है, और फिर तू बोलता है अरे अरे मुझे एंजाइटी हो गई। सबसे पहले जो हमें आज के कल्चर में चीज लानी है वो है रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज। नॉलेज खत्म हो गया है, अब सारा नॉलेज ट्वीट्स में चलता है। 250 कैरेक्टर, इंस्टाग्राम में फोटो लगा दी वो नॉलेज आ रहा है। किताबें कौन पढ़ रहा है? लाइब्रेरी कौन जा रहा है? जर्नल्स की मेंबरशिप कौन ले रहा है? कोई नहीं। ठीक है, लेकिन नॉलेजेबल सब है। ठीक है, इनसे अभी पूछ दो भैया तू कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म में अंतर बता दे, ये नहीं बता पाएगा। पर ये लेफ्टी बन के घूम रहा है बिल्कुल। इसे यही पूछ दो अच्छा लेफ्ट और कम्युनिस्ट में अंतर क्या है, वो भी नहीं बता पाएगा। उससे पूछो तू राइट करता रहता है, राइट माने क्या होता है, वो नहीं बता पाएगा। पर वो बना बैठा है, एकदम बना बैठा है। और बना ही नहीं बैठा है, वो कॉन्फिडेंट है। वो अपने वीडियोस निकाल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है।
तुझे इतनी जल्दी क्या है वीडियो बनाने की, तुझे इतनी जल्दी क्या है अपने दोस्तों के बीच में चौड़ दिखाने की? कुछ जान तो ले, कुछ समझ तो ले, थोड़ा थोड़ा समझ तो, कुछ भी नहीं, बहस करनी है। और ये बहुत टॉक्सिक चीज हो गई है जहां पर हमने नॉलेज से रिस्पेक्ट एकदम हटा दी है। आप कितने नॉलेजेबल हो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राइटिंग तो होती नहीं ना, अब क्या होती है टेक्स्टिंग ना, बकर होती है। और बकर में आप कुछ भी बोल के निकल सकते हो, आपके स्टाइल होनी चाहिए, बस स्टाइल होना चाहिए, स्टाइल होनी चाहिए, आप कुछ भी बोल के निकल सकते हो। अब डिबेटिंग नहीं होती, अब रोस्टिंग होती है। I found criticizing somebody for their content is also not very accepted. People get very fanatical, very fan mode about people they admire very quickly about. How do you see that fitting into See, this? admirer has to be a critic. ठीक है, क्रिटिसिज्म का मतलब निंदा नहीं होता, क्रिटिसिज्म का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। इफ आई एम अ क्रिटिक देन आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना। रचनाकार के जितना ही स्थान आलोचक का होता है, आलोचक का। और आलोचना ये नहीं होती है कि ये बुरा है वो बुरा है, किसी को पुट डाउन डिस्पराज, ये सब नहीं होती है। क्रिटिसिज्म शब्द का ही मतलब गड़बड़ हो गया है। हमने क्रिटिसिज्म शब्द का मतलब ले लिया है कि किसी को गाली दे देनी है या बोल देना इसका तो कंटेंट एकदम बेकार है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है समझना, क्रिटिसिज्म होता है समझना। अभी समझने का तो खेल ही नहीं बचा है, अभी तो ये चल रहा है कि हाथ किसका ऊपर है, Appearances. हाँ, अपीयरेंसेस और चौड़, बिना बात की चौड़। और हर आदमी को चौड़ में जीने का एक बहुत सस्ता तरीका मिल गया है, बस कि इसको जैसे तुम ना स्नाइड रिमार्क मार दो, उसको गाली कर दो तो तुम्हें चौड़ आ गई। चौड़ अपने आप में बुरी चीज नहीं है अगर वो वेल अर्नड हो। वो चौड़ जो एक एकेडमिक या एक स्कॉलर या कुछ भी जिंदगी के 40 साल लगा के अर्न करता है, राइटफुली अर्न करता है, वो एक 18-20 साल का बस यूं ही धारण करके घूम रहा है। तुम हो कुछ नहीं, तुम्हें रत्ती भर का कुछ नहीं पता, लेकिन चौड़ तुमको पूरी है। ये चीज इस जनरेशन को, कल्चर को, हमारे ये पूरी पृथ्वी को खा जानी है, फॉलो कर देनी है, फॉलो कर देनी है। क्योंकि देखो एक बहुत फंडामेंटल स्पिरिचुअल क्वालिटी होती है ह्यूमिलिटी। ये जो चौड़ है ना, ये उस ह्यूमिलिटी का एकदम एंटीथेसिस है। और ह्यूमिलिटी नहीं है तो रिसेप्टिविटी नहीं है, तुम कुछ सीखोगे नहीं। जब कुछ सीखोगे नहीं तो जानवर मरोगे बिल्कुल। और वही है, ये जितने चौड़ वाले हैं सब जानवर जैसे ही तो हैं। ये सिचुएशन मेरे ख्याल से काउंटरैक्ट होनी कुछ लेवल पे तब शुरू होती है जब इंसान के ना फैमिली आ जाती है। व्हेन देयर इज इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है जमाना तुम्हारे लिए कि भाई पहले ये कर लो, उसके बाद ये सारी इधर उधर की बातें सोचते रहना। दिस फैमिली एस्पेक्ट इज वेरी न्यू। I don't know how to think of having kids. I know how to think of being a kid to a parent. I don't know how to be a parent to a kid. कोई जवान आदमी इस बारे में सोचना नहीं चाहता। हाँ, और आप बहुत कम कन्वर्सेशन होता है इस मुद्दे पर कि फैमिली कैसे बनाई जाए, कि तुम बाप बनने वाले हो, तुम माँ बनने वाले हो, और बहुत दूरी नहीं है। हाँ, तुम आज 25 के हो, 30 के होते होते तुम शायद बाप बन चुके होगे, तुम्हारी बात नहीं जनरल। तो ये इस मुद्दे पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए वो होती ही नहीं है। फालतू की बातों पे चर्चा होती रहेगी कि जीन्स का नया कट कौन सा आने वाला है या अगले सीजन में फैशन क्या होने वाला है, ये सब बातें चलती रहेंगी। जबकि ये बातें आपकी जिंदगी में 1-2% से ज़्यादा का महत्व रखती नहीं है। आपका बहुत सारा टाइम जाना है ये बच्चेबाजी में, पहले पैदा करने में, फिर परवरिश करने में। लेकिन मुझे कोई जवान आदमी नहीं दिखता जो इस मुद्दे की चर्चा करना चाहता हो कि ये बच्चे क्या चीज होते हैं और ये बच्चा पैदा करना क्या चीज होती है और पैदा करके फिर पालना क्या चीज होती है। आप हद से हद यहाँ तक फिर भी चर्चा कर लेते हो कि मुझे बंदिया बंदा पसंद आ गया, फिर जब पसंद आ जाता है तो इधर से प्रेशर पड़ने लगता है, फिर कुछ दिनों में, सालों में शादी कर लेते हो। यहाँ तक तो फिर भी आपकी सोच जाती है। लेकिन उसके आगे जो एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एलिफेंट इन द रूम है, उसकी कोई जवान आदमी बातचीत करता दिखता नहीं है कि ये बच्चाबाजी क्या बात है। और चूंकि तुम उसकी बात नहीं करते, तुम्हें कुछ पता नहीं होता, तो बच्चा फिर आपकी जिंदगी में एक रैंडम अकरेंस की तरह आता है कि आसमान से टपक पड़ा। एक बेहोशी में की हुई
हरकत हो जाता है वो। बेहोशी में मेरे को लगता है कि होता क्या होगा, आदमी सोचता है कितनी खूबसूरत बात है एक मेरा बच्चा हो, और उस खूबसूरती के चक्कर में वो बायन करता है इस दुनिया में, इस डोर में, और फिर जब वो दूसरी तरफ निकलता है, whenever that might be, when your child is probably married themselves, your life's changed entirely. You don't understand the bargain you're in for. उतनी दूर क्यों जा रहे हो? when your child is married, वो 5 साल का होता है ना, इतने में ही तुमको बिल्कुल मजे आ जाते हैं। वो शादी वादी उसकी तो बहुत, अपनी शादी नहीं हुई है तो उतनी दूर की बच्चे की शादी क्या सोचना। हाँ। लेकिन वो 5 साल का हो, 7 साल का हो, इतने में ही माँ बाप का बुढ़ापा आ जाता है बिल्कुल। अच्छा। बढ़िया अंदर वाला बुढ़ापा आ जाता है। और जो तुमने कहा कि लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा करना कोई बहुत खूबसूरत बात होगी, इतना भी नहीं सोचते खूबसूरत बात होगी। वो सब करते हैं तो इसलिए करना होता है। भेड़ चाल सब कर रहे हैं भाई, वरना शादी क्यों करी थी? राइट। सवाल उठता है, बच्चा नहीं पैदा करना तो शादी क्यों करी थी? राइट। तो शादी आप इसलिए करते हो क्योंकि एक बेहोश आकर्षण हो गया आपका लड़की की तरफ या लड़के की तरफ, तो आपको पता नहीं चला। जब आप किसी लड़की की ओर खिंच रहे होते हो तो क्या उसी समय आपको ये इमेज फ्लैश करती है कि आपकी गोद में एक बच्चा है और वो टट्टी मार रहा है? राइट। नहीं करती ना, जबकि है यही। पूरा गेम ये है। लेकिन जब आप उस बंदी को देख रहे हो तो आपको उसकी जुल्फे दिखाई दे रही है, उसके कर्व्स दिखाई दे रही हैं, आंखें दिखाई दे रही हैं। आपको ये तो ख्याल ही नहीं आ रहा ना कि उसके बाद की क्या स्टोरी है। उसके तुरंत बाद यही है। और वो जो अट्रैक्शन भी हो रहा है वो भी इसीलिए हो रहा है, वो एक आपको ये illusion समझ है। में ही नहीं आता। हाँ। तो आप उसकी ओर से बिल्कुल बेपरवाह रहते हो, बिल्कुल ऐसे रहते हो जैसे कि ये चीज तो कोई साइडी चीज है। वो साइडी चीज नहीं है, वो सेंट्रल चीज है। तो आचार्य जी, अगर मैं 5 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्यों, why would I invest myself in something like that? ये तुम पूछते कहाँ हो? मैं अभी पूछ रहा हूँ, बताओ ना। तो जब पूछोगे तो करोगे ही नहीं जिसमें तुम बूढ़े हो जाने हो। तो फिर मतलब what you are suggesting is don't have kids. What I'm suggesting is don't do anything in a drunken state. Right. So even if I'm doing it in a conscious state, why would I put myself through the misery of, मतलब I'm just saying, it sounds miserable from the statement that you make कि 5 साल में बूढ़े हो जाओगे। तो फिर क्यों, why would I get into that contract with myself? Given the way we are, Right. we should not get into any kind of contract or any kind of procreation. क्योंकि आप बेहोश हो यार। तुम एक बात बताओ ना, तुम एक बहुत एकदम बेसिक एनालॉजी है, तुम्हें जोर की शराब चढ़ी हुई है। तुम अपनी इस दशा में एक लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे क्या? नहीं। और तुम्हें खूब नशा चढ़ा हुआ है, तुम इस हालत में बच्चा पैदा करना चाहोगे क्या? नहीं। बस यही है। पहले नशा उतार लो, फिर बात करेंगे। जब उतर जाएगा तब बात ही दूसरी हो जाती है। अभी सिर्फ वो बात कर सकते हैं जो नशा उतारेगी। अभी बस वो बात कर सकते हैं जो नशा उतारेगी। उसके बियॉन्ड की बात तुम एनलाइटनमेंट पूछ रहे हो, फिर वही गड़बड़ कर रहे हो। हमें एनलाइटनमेंट की बात नहीं करनी है। एनलाइटनमेंट का मतलब अगर फ्रीडम होता है तो उसकी बात मत करो, फ्रीडम की ओर बढ़ो। एनलाइटनमेंट का मतलब अगर नशे से मुक्ति होता है तो उसकी बात नहीं करो, नशे से मुक्ति की ओर बढ़ो। वरना एनलाइटनमेंट अपने आप में एक और नशा हो जाएगा। यार एक और बना दो मेरे लिए पेग। राइट। ये एनलाइटनमेंट ये एनलाइटनमेंट के नाम। राइट। ईगो एनलाइटनमेंट को ऐसे ही यूज करती है। आपको एनलाइटनमेंट इतना ही प्यारा है तो आप वो सब अपनी जिंदगी में लाइए ना जिसका सिंबल है एनलाइटनमेंट। इफ एनलाइटनमेंट मीन्स अ फ्री माइंड, प्योर कॉन्शियसनेस, तो अपनी कॉन्शियसनेस से गंदगी हटाओ, अपनी जिंदगी से बॉन्डेजेस हटाओ। अगर वो फ्रीडम इतनी ही प्यारी है जिसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं, तो अभी ये मत पूछो कि अगर मैं फुली कॉन्शियस हो गया तो मैं शादी करूंगा या नहीं करूंगा, बच्चा करूंगा या नहीं करूंगा। वो सब हवा हवाई काल्पनिक बातें हैं। पहले कॉन्शियस होने की तरफ बढ़ो। तो आप ये कह रहे हो तुम पर्सनली पहले कॉन्शियस होने की तरफ बढ़ो, उसके बाद ये बात करेंगे कि बच्चा इसके बाद तुम्हें मुझसे कोई बात करनी नहीं पड़ेगी ना। तो मतलब the answer to the question whether I should have kids or not is be conscious. The answer to that is that in the current state, Right. any debate on any other state Right. is fiction. How do I communicate to a drunkard or a person in a drunken state what it means to be sober? Right. Right. तो ये जो non-drunk state है, and I may be repeating my questions but I want to get a good grip on this.
ये नॉन ड्रंक स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए? क्या क्या सिर्फ गुलामी और झूठ से दूर जाना? बस ये एक बस बस कॉम्प्लिकेट मत करो, इतनी सी चीज है। बस, हाँ। झूठ हटाओ, गुलामी हटाओ, बस। और उसके लिए जो लगता है वो करते जाओ, जो कीमत अदा करनी है करो, डरो नहीं, पेन से पीछे मत हटो। बिल्कुल। अपने भीतर मादा पैदा करो, ताकत पैदा करो कि सफरिंग झेल लेंगे, और सीना पैदा करो कि जो भी कीमत देनी है दे देंगे, लेकिन झूठ और गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई थिंक आई हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस टॉपिक टू।